Welcome to DSCJ Tele Classes. My name is Balvinder Singh and I am a teacher from district Punch of J&K. तो आज के हमारे इस टॉपिक के जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स. आज डियर स्टूडेंट्स आप रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. आज आपको रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में जो है वो पता चलेगा. देन उसके बाद आप देखेंगे कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है, क्या होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दैट इज द पार्ट 1, और जिसमें हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जो कि है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो इससे पहले आप एक ये छोटी सी साइकिल देखिए और इस साइकिल में आप देखेंगे कि हमारे पास एक फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग है. देन उस फ्रॉग ने किस तरह से एग लेइंग की. देन एग में से जब हैचिंग हुई तो हमारे पास जो थे वो टैडपोल्स जो थे वो सामने आए. देन टैडपोल्स जब यंग, उनके जो यंग वंस थे फ्रॉग लेट, और वो बड़े हुए और इस तरह से हमें पता चला कि एक यंग वन प्रोड्यूस हुआ है किससे, एक फ्रॉग से. जब उसने एग लेइंग की थी तो वो पूरे प्रोसेस से जो एक साइकिल चली उसमें यंग वंस जो थे वो प्रोड्यूस हुए. सबसे पहले हम देखते हैं आज कि रिप्रोडक्शन होती क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है. तो मैं आपको बताऊं कि आप ये एक छोटा सा बच्चा देखिए. तो इस ये बच्चा दुनिया में अकेला जो है वो नहीं है. इसके जो है वो पेरेंट्स इसके साथ हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे को जो प्रोड्यूस किया है वो इनके पेरेंट्स ने किया है. इसके मदर एंड फादर ने इसको प्रोड्यूस किया. अब अगर हम इसके मदर और फादर की बात करें तो उन्हें भी किसी ने प्रोड्यूस किया था, दैट इज उनके मदर फादर. अब उनके मदर फादर जो हैं वो इस बच्चे के क्या हुए, दादा एंड दादी. देन इनको भी प्रोड्यूस करने वाले इनके माता पिता थे, इनके पेरेंट्स थे, और वो उनको आगे प्रोड्यूस करने वाले उनके पेरेंट्स. तो ये एक जो सिस्टम है, एक जो चेन है, एक साइकिल है, ये जो एक चल रही है. और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर ही नहीं ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता, बल्कि ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, ये हमारे प्लांट्स के अंदर और हमारे जो है दूसरे एनिमल्स के अंदर भी ये प्रोसेस होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो. तो यहां पर आप देखिए कि हमारे पास एक टाइगर है, वो पेरेंट है, और उसका जो यंग वन है उसे हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं. देन उसी तरह से आप यहां पर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स जो है वो बनते हैं. देन आप अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स हैं. और जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को. इन सब पिक्चर्स में हमने ये देखा कि रिप्रोडक्शन जो है वो कहीं पर एक जगह पे सीमित नहीं है. ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो अदर ऑर्गेनिजम्स हो, या चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो. तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को. यहां पर हमारे लिए क्या है, तो हमारे पास हमने अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा. और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा कि हम कैसे खाना खाते हैं और वो खाना हमें डाइजेस्ट कैसे होता है और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो खाना पहुंचता है. देन उसके बाद हमने देखा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जितना भी खाना जो हमने खाया, जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो खाना पहुंचा, तो वो पहुंचाने वाला यही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है. इसी ने वो खाना हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया था. देन हमारे पास थर्ड सिस्टम इम्यून सिस्टम है,
और उसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी को किस तरह से ये इम्यून सिस्टम एक डिफेंस करता है, बॉडी को फॉरेन कोई भी एजेंट हो, कोई वायरस बैक्टीरिया, उनसे किस तरह से ये बचाता है। देन उसके बाद हमने मस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा कि किस तरह से हमारे मसल्स जो हैं वो बने हुए हैं, किस तरह से हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है वो वर्क करता है। देन नर्वस सिस्टम में भी हमने सीएनएस और पीएनएस को देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की, और हमें पता चला कि इन दोनों की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं वो यही नर्वस सिस्टम है। देन उसके बाद हमने जो था वो स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात की, और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट की जाती है इस स्केलेटन के द्वारा, चाहे वो हमारा ब्रेन हो या हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स, सबको ये स्केलेटल जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देन उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेल और एक्सहेल के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छी तरह से देखा। अब हमारे पास जो नया टॉपिक आ रहा है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि हमारे जितने भी ये सारे सिस्टम हैं बॉडी के, इनका नाम मैंने इसलिए यहां पर लिया कि एक तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, और दूसरा मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये सारे के सारे सिस्टम जितने भी हमारी बॉडी में हैं वो इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक वाइटल जो रोल है वो प्ले करते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम काम करना बंद कर दे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ के अगर 7 सिस्टम्स में से कोई भी काम करना बंद कर दे तो इंसान जो है या कोई भी एनिमल है उसकी मौत हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम से। लेकिन अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको अगर हम रिप्रोड्यूस ना करें, ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस ना करें, तब भी हमें हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये तो एक कॉमन बात थी एक इंडिविजुअल को लेके या एक एनिमल को लेके। लेकिन अगर हम इसी को ब्रॉड टर्म में बात करें, अगर हम ये कहें कि कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, ये रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तब उससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगी दुनिया में तो नई स्पीशीज जो हैं वो नहीं बनेगी, और जब नई स्पीशीज नहीं बनेगी तो दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता जो डेथ रेट है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा और बर्थ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता धरती पर से जीवन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप देखिए यहां पर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। जैसा कि मैंने पहले भी बात किया कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर, जो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अपने पेरेंट जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके सिमिलर ही होते हैं ये, दैट इज द रिप्रोडक्शन। देन इसमें आप यहां पर इस डायग्राम को देखिए कि हमारे पास एक ओवम है और स्पर्म जो है उसके साथ अटैच हो रहे हैं, उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, और जब ये ओवम जो है फर्टिलाइज हो जाएगा और तब उसके बाद जो है एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में इनके बारे में बात करेंगे। तो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये है हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कि हमारी रिप्रोडक्शन की टाइप्स क्या क्या हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, नंबर 1 पॉइंट यहां पर देखिए आप, इट इन्वॉल्व्स वन पेरेंट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, वही ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है। जबकि हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें तो यूजुअली इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स, वहां पर हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए।
देन यहां पर सेकंड स्टेप हमारे पास है इन्वॉल्व्स नो गैमेट्स। यहां पे कोई भी गैमेट्स जो है उनकी जरूरत नहीं होती, उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, जबकि वहां पर गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो वहां पर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। देन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली द सेम एज द पेरेंट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, सेम होगा अपने पेरेंट्स के। जबकि जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच ऑफ पेरेंट्स। दोनों में से, ईच ऑफ पेरेंट्स में से वो जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। नाउ इट इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजेशन। वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो जरूरी है, मतलब दो गैमेट्स हमारे पास हैं और टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट वहां पर है। जब स्पर्म और ओवम जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं, अटैच होते हैं, तब उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, तभी जो है ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। नो, ये था हमारा एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज हम एसेक्सुअल की जो है वो बात कर रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्या है। सो इस डेफिनेशन को आप देखिए कि asexual reproduction is the mode of reproduction that is involved in the production of offsprings by a single parent। अभी जस्ट हम अपनी लास्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करके आए हैं कि जब सिंगल पेरेंट से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप डेफिनेशन को एक बार फिर से देखेंगे कि asexual reproduction is the mode of reproduction that is involved in the production of offsprings by a single parent। तो यही बात हम कर रहे थे कि सिंगल पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसे हम asexual रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहां पर आप देखिए हमारे पास एक मदर सेल है और मदर सेल जो है वो डिवाइड हुआ। ये हमारे पास हमारा मदर सेल है। अगर मैं मदर सेल को यहां से डिवाइड करना शुरू कर दूं तो ये देखिए ये डिवीजन होनी शुरू हो गई है इसकी। तो ये मदर सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जब ये डिवाइड हुआ तो बाद में ये जाके ये सेपरेट हो गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। दैट इज ये हमारे स्प्लिटिंग हो गई और ये दो हमारे पास डॉटर सेल्स हमारे सामने आए। तो ये हो गया हमारा कौन सा सिस्टम, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो कि इस तरह से होता है। अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यहां पे देखेंगे हमारी टाइप्स कौन कौन सी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या क्या टाइप्स होती हैं उनकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली टाइप जो इसकी है वो होती है फिशन। तो फिशन क्या होता है, जब भी कोई एक सेल दो पार्ट्स में या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड होता है, टूटता है, उसे हम फिशन कहते हैं। देन अब फिशन के आगे दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है बाइनरी फिशन और एक हमारे पास है मल्टीपल फिशन। अब इनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। देन इनके बाद जो हमारी टाइप आती है सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो है बडिंग। देन बडिंग के बाद हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपने देखी, यहां पर हमारे पास एक, दो और तीन मेन टाइप्स जो हैं वो इसकी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। हम आज इन्हीं की बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हम फिशन जो है वो क्या है और फिशन की कितनी टाइप्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि फिशन की दो टाइप्स हैं, एक बाइनरी फिशन है, एक मल्टीपल फिशन है। बाइनरी से ही पता चलता है, बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है कोई सेल, उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। और जब वो बहुत सारे सेल्स में उसकी डिवीजन हो जाती है तब उसे हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। नाउ अब यहां पर सबसे पहले हम बाइनरी फिशन को देखेंगे कि बाइनरी फिशन क्या होता है। तो इस डेफिनेशन से हम देखते हैं कि बाइनरी फिशन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ए सेपरेशन ऑफ द बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज। अब यहां पर दो न्यू बॉडीज बनती हैं एक बॉडी से। इन द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन एन ऑर्गेनिज्म डुप्लीकेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल।
एक ऑर्गेनिज्म अपने जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, या जेनेटिक मटेरियल या उसके डीएनए को वो डुप्लीकेट करता है एंड देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, और फिर उसको वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है विद ईच न्यू ऑर्गेनिजम्स रिसीविंग वन कॉपी ऑफ डीएनए। और जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, दो ऑर्गेनिजम्स, और उन दोनों में उसकी कॉपी जो है वो डीएनए की दोनों के अंदर रहती है। तो ये था हमारा बाइनरी फिशन, कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म टूटता है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो टूटता है, तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जब वो डिवाइड होता है तो उन दोनों के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज जो डीएनए है वो प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं हमारे बाइनरी फिशन इन अमीबा में क्या होता है, किस तरह से अमीबा के अंदर बाइनरी फिशन होती है। तो इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी फिशन अमीबा में कैसे होती है। तो यहां पर आप देखिए, आपको पता है कि अमीबा जो हमारा है वो इरेगुलर शेप में होता है अमीबा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हमारा जो अमीबा है वो इरेगुलर शेप में है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस को जो सराउंड करके रखता है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का ही सारा चक्कर है यहां पर इसकी डिवीजन में। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक न्यूक्लियस नजर आ रहा था इसी अमीबा में, और अमीबा जब ये दूसरी स्टेज में गया है तो वहां पर आपने देखा कि न्यूक्लियस जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और जैसे ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होना शुरू हो गया। यहां पर आप देखिए क्लियरली, यहां पर किस तरह से एक अमीबा जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और साथ ही साथ उसका ये जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होना शुरू हो रहा है। तो जैसे ही उसकी डिवीजन होती है, तो जैसे ये डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद स्टेप 4 में क्या होता है, ये टूट जाता है दो पार्ट्स में। एक अमीबा यहां बन जाएगा और एक अमीबा यहां पर बन जाएगा। अब आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात को नोट कीजिए कि यहां पर एक न्यूक्लियस था, और जब वो डिवाइड हुआ, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, और उसके बाद जब वो दो अमीबा हमारे सामने आए तो दोनों के अंदर अपना न्यूक्लियस जो था वो प्रेजेंट था और अपना साइटोप्लाज्म जो था वो प्रेजेंट था, और इस तरह से इस अमीबा में जो थी वो डिवीजन हुई और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बाइनरी फिशन जो है वो यूग्लिना में किस तरह से होती है, क्योंकि बाइनरी फिशन जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन हम यहां पर इंपॉर्टेंट दो एग्जांपल्स ले रहे हैं। एक हमने अमीबा की ली, दूसरी हम यूग्लिना की ले रहे हैं कि यूग्लिना में बाइनरी फिशन किस तरह से होती है। तो यहां पर आप देखिए, ये हमारे यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। यहां पर उसकी आप एक बॉडी और एक इस फ्लैजुलम मतलब एक टेल पोर्शन को भी देख रहे हैं। तो यूग्लिना में आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यूग्लिना में दो तरह से जो है वो डिवीजन होती है, फिशन होती है इसमें दो तरह से। तो वो दो तरह से फिशन किस तरह से होती है, तो यहां पर भी आप देखिए कि यूग्लिना के अंदर भी जो है वो जो न्यूक्लियस है वो यहां पर भी प्रेजेंट रहता है। देन यहां पर भी हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेजेंट रहता है, और यही डिवाइड होके आगे जो है जाके ये देखिए यहां पर भी सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, टूट रहा है, और न्यूक्लियस दो पार्ट्स में बट रहा है। देन उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी जो है वो सेपरेट हो रहा है, और सेपरेट होने के बाद अब यहां पर आप देखेंगे यहां से ये डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होने के बाद एक न्यूक्लियस इस यूग्लिना में और एक न्यूक्लियस इस यूग्लिना में विद न्यू साइटोप्लाज्म जो है वो ये दो ऑर्गेनिज्म सामने आएंगे। एक ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाएंगे। तो किस तरह से इनकी जो है डिफरेंट तरह से इनकी डिवीजन होती है उसको हम देखेंगे। यहां पर एक हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन, इसको आप याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। और दूसरी हमारे पास आती है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, किसमें, हमारे यूग्लिना में। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास एक न्यूक्लियस था, उसका साइटोप्लाज्म था। अब वो न्यूक्लियस यहां पर दो भाग में डिवाइड होना शुरू हो गया, और उसके दो न्यूक्लियस जो थे वो बनना शुरू हो गए। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस बने, उनकी बॉडी जो थी वो भी डिवाइड होनी शुरू हो गई इस तरह से।
एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया। और जब यूग्लिना की बॉडी इस तरह से डिवाइड होती है, एक इस तरफ और एक उस तरफ, तब उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। और जब यूग्लिना की बॉडी अब इस तरह से डिवाइड होगी, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ऐसे बनेगा और एक ऑर्गेनिज्म ऐसे बनेगा, और ये डिवीजन होगी इस तरह से, जैसे यहां पर हो रही है। ये एक ऑर्गेनिज्म ये बन गया और एक ऑर्गेनिज्म ये बन गया, अपने न्यूक्लियस के साथ, अपने साइटोप्लाज्म के साथ। तो ये हमारी ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन होती है। ये दो चीजें आप ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इनको, कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन में एक सीधी लाइन, ठीक है, एक सीधी लाइन, और उसमें जब डिवीजन होती है ऑर्गेनिज्म की, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन कहते हैं। और जब किसी ऑर्गेनिज्म की डिवीजन इस तरह से होती है, पैरेलल लाइन में होती है, तो उसे हम ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन कहते हैं। अब अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा जो है वो इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म है, वो उसकी शेप जो है वो इर्रेगुलर, वो जैसी चाहे वैसी शेप ले सकता है, और इर्रेगुलर शेप होने की वजह से उसमें जो फिशन होती है वो भी इर्रेगुलर बाइनरी फिशन होती है। यहां पर इर्रेगुलर, कहीं से भी वो टूट सकता है, वो यहां से भी टूट सकता है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, किसी भी तरफ से वो डिवाइड हो सकता है। इसे हम इर्रेगुलर बाइनरी फिशन कहते हैं। नाउ चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहां पर देखेंगे कि मल्टीपल फिशन क्या होती है। अब मल्टीपल फिशन जो है वो यहां से हम देखेंगे कि मल्टीपल फिशन इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल in which the several individuals are formed are created out of the parent cells। वहां पर हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनेंगे, वो डिवाइड होगा उसका न्यूक्लियस, और दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। जबकि मल्टीपल फिशन में ऐसा नहीं होता। यहां पर एक ऑर्गेनिज्म अगर डिवाइड होगा तो वो आगे क्रिएट करेगा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि मल्टीपल फिशन इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन विच द सेवरल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड। सेवरल इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड आर क्रिएटेड आउट ऑफ द पेरेंट सेल। एक पेरेंट सेल से सेवरल इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं। द न्यूक्लियस रिपीटली डिवाइड्स इन दिस मेथड टू क्रिएट ए ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लाई। एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है और आगे बहुत सारे ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लाई जो है वो बनाता है। एंड ऑल द डॉटर सेल्स आर सिमिलर एंड आइडेंटिकल इन डायमेंशंस। और जितने भी डॉटर सेल्स आगे बनते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। तो ये थी आपकी मल्टीपल फिशन। आपने लास्ट स्लाइड में जो थी वो बाइनरी फिशन देखी, और उसके आगे वाली में आपने मल्टीपल फिशन देखी। नो मल्टीपल फिशन को हम देखेंगे प्लाज्मोडियम में, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट भी कहते हैं, कि मलेरियल पैरासाइट दैट प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन किस तरह से होती है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हमारा एक सेल है, और ये सेल हमारा क्या है, पेरेंट सेल है। इसे हम पेरेंट सेल कहते हैं। और इस सेल के अंदर भी एक न्यूक्लियस है और उसका साइटोप्लाज्म है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना शुरू करता है, और जैसे ही ये डिवाइड होना शुरू करता है, इसकी डिवीजन जो है वो मल्टीपल तरीके से होती है। ये बहुत सारे न्यूक्लाई, सेवरल न्यूक्लाई को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। यहां पर देखिए आप, छोटे छोटे जो है वो न्यूक्लाई जो है वो क्रिएट हुए, और मेनी न्यूक्लाई कंटेन इन अ सिस्ट, और वो एक सिस्ट के अंदर जो है वो बनते रहते हैं। ओके, देन अब क्या होता है, सिस्ट जो वो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है, वो जो सिस्ट है इसकी, वो सिस्ट क्या करती है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं और तब वो सिस्ट यहां से ब्रेक हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है, टूट जाती है। और जैसे ही वो टूटती है, इसमें से जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं। डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं, और जितने भी वो रिलीज होंगे उतने ही न्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनेंगे। तो ये थी आपकी प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो है किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी बडिंग क्या होती है। तो बडिंग को देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी इस डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सम मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स offsprings may develop as outgrowths of the mother animals that reproduce by budding are hydra, yeast, corals, etc.
अब यहां पर आपने देखा कि कुछ मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऑफ स्प्रिंग्स जो डेवलप होते हैं उनकी आउट ग्रोथ से डेवलप होते हैं, ठीक है। जो मदर होती है उसी की आउट ग्रोथ जो होती है वहां से डेवलप होते हैं, दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, और जिसको हम जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो थ्रू बडिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो हमारे पास आती है हाइड्रा, यीस्ट एंड कोरल्स की। तो ये हमारे पास उनकी एग्जांपल्स हैं। और यहां पर हम देखेंगे कि हाइड्रा में बडिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देखिए कि ये हमारा हाइड्रा है, ये हमारा हाइड्रा है एक ऑर्गेनिज्म, और उस हाइड्रा में ये टेंटेकल्स हैं इसके, ठीक है। ये जो निकले हुए हैं इन्हें हम टेंटेकल्स कहते हैं, ये इन्हें हम टेंटेकल्स कहते हैं। और यहां से आप देखिए ये नीचे वाले पोर्शन पे यहां से एक छोटा सा पोर्शन जो है वो इमर्ज हुआ है बाहर, जिसे हम बर्ड कहते हैं, जिसे हम बर्ड कहते हैं। अब ये बर्ड क्या करता है, ये आउट ग्रोथ है इस हाइड्रा की, इस मदर सेल की ये आउट ग्रोथ है, और ये यहां से ग्रोथ करता रहता है ये बर्ड, और ग्रोथ करते करते ये एक साइज लेना शुरू कर देता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं क्लियरली जिस तरह से ये टेंटेकल्स इमर्ज हुए हैं, वहां से टेंटेकल्स निकले हैं, उसी तरह से वो बर्ड जब बड़ा हुआ तो उसके भी टेंटेकल्स जो थे वो निकलना शुरू हो गए। और वो टेंटेकल्स जब पूरी तरह से डेवलप हुए तो ये पूरा एक हाइड्रा यहां पर बन गया, और जब ये फुली मैच्योर हो गया, एक हाइड्रा की शेप इसने ले ली, तब ये मदर बॉडी से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, और एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाता है। तो ये था हमारा बडिंग इन हाइड्रा। यहां पर हमने देखा कि हाइड्रा में जो है वो बडिंग का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो इसके अलावा हम देखेंगे बडिंग इन यीस्ट, यीस्ट में बडिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो इस डायग्राम में आप देखिए यहां पर भी वही प्रोसेस है, एक बर्ड डेवलप होता है और फिर से वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से। तो यहां पर बर्ड फॉर्मेशन हम देखेंगे, यहां पर आपने देखा कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या करता है, वो यहां पर भी डिवाइड होना शुरू होता है, डॉटर न्यूक्लियस बनाता है, और ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होना शुरू होता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता यहां से एक बर्ड के रूप में बाहर आता है, एक बर्ड जो है वो जनरेट करता है, क्रिएट करता है बर्ड, ठीक है। यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, एक बर्ड जो है वो निकल रहा है बाहर, और जैसे ही ये बर्ड भी मैच्योर हो जाता है और न्यूक्लियस जो यहां से ब्रेक हो जाता है और वो साइटोप्लाज्म के साथ अपना अलग रूप ले लेता है और पेरेंट बॉडी से वापस यहां पर डिटैच हो जाता है और वो अलग हो जाता है अपनी मदर से, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यीस्ट में भी जो है वो बडिंग के प्रोसेस से एक नया ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और यहां पे हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन जो है वो क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे एक डेफिनेशन। सो फ्रेगमेंटेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी इनटू टू पार्ट्स। अब यहां पर भी वही है कि ब्रेकिंग द बॉडी इनटू टू पार्ट्स, एक बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है विद सब्सिक्वेंट रीजनरेशन। और उनमें अब यहां पर जिस में फ्रेगमेंटेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होती है उनमें जो है वो रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है। वो ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट करते हैं, उनके अगर बॉडी का कोई हिस्सा टूट जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। तो इफ द एनिमल्स इज कैपेबल ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड द पार्ट इज बिग एनफ, अ सेपरेट इंडिविजुअल्स विल रीग्रो। वहां पर अगर एक पार्ट जो बॉडी का टूट गया और वो जो पार्ट है इज अ बिग है, बड़ा है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर इंडिविजुअल एक नया इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन स्टारफिश में किस तरह से होती है। तो स्टारफिश में देखने के लिए हमें इस डायग्राम को देखना होगा। यहां पर आप देखिए ये हमारे पास एक स्टारफिश है और इस स्टारफिश का एक पार्ट जो है वो टूट गया है, इसकी बॉडी से जो है वो अलग हो गया, डिटैच हो गया।
देन उस पार्ट के टूटने के बाद क्या हुआ, इस पार्ट में रीजनरेशन की जो थी कैपेबिलिटी थी, अब ये पार्ट खुद ही रीजनरेट होना शुरू हो गया। और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वो जो पार्ट उसका टूटा था उसने दोबारा से रीजनरेट होके एक पूरी बॉडी जो थी वो बनाना शुरू कर दिया। इसमें जो सेल्स थे इन्होंने भी उसी हिसाब से अपने सेल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, और जैसे उन्होंने सेल्स जो थे वो बॉडी के बनाना शुरू कर दिए और रीजनरेशन का प्रोसेस जो था वहां पर स्टार्ट हो गया, और उससे हमारे पास जो थे एक नया इंडिविजुअल हमारे पास जो था वो मिला, एक नया इंडिविजुअल जो था वो डेवलप हुआ। अब यहां पर जैसे आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन हुई, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो थी हमें एक नया ऑर्गेनिज्म जो था वो मिला स्टारफिश की शेप में। नाउ यहां पर आप देखेंगे एग्जांपल्स को। सो फ्रेगमेंटेशन इज आल्सो नोन एज द स्प्लिटिंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन को हम स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं रिप्रोडक्शन का, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होता है और आगे जो है नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। एंड इज सीन इन मेनी ऑर्गेनिज्म सच एज, और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में भी देखा गया है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हमारे पास है, फंजाई है, और मेनी प्लांट्स, एंड आल्सो इन एनिमल्स इंक्लूडिंग फ्लैट वॉर्म्स एंड स्पंजेस। ठीक है, एनिलिड वॉर्म्स में भी यही जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का वो देखा गया है। अब हम यहां पर वो स्टारफिश वाली एग्जांपल्स को भी यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्टारफिश जो थी वो स्प्लिट हुई, और वो स्प्लिट होने के बाद उसका जो पार्ट जो टूटा था वो वापस से रीजनरेट हुआ, और रीजनरेट होने के बाद एक जो थी नई हमारे पास ऑर्गेनिज्म सामने आया स्टारफिश की शेप में। नाउ अब हम देखेंगे यहां पर फ्रेगमेंटेशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में भी फ्रेगमेंटेशन होती है। प्लेनेरिया जो है वो एक जीव है, वो इस तरह का एक जीव है प्लेनेरिया। आपने काफी बुक्स के ऊपर भी इसको देखा होगा। अब यहां पर आप देखिए प्लेनेरिया जो है वो 3 पार्ट्स में टूट गया। यहां पर किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी जो थी वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, वो कट गया। अब कटने के बाद क्या हुआ, हर एक पीस जो था, ये हेड रीजन था, ये जो उसका ट्रंक रीजन था, और ये जो उसका टेल रीजन था, इन तीनों में रीजनरेशन का प्रोसेस जो था वो स्टार्ट हो गया। और रीजनरेशन के प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 प्लेनेरिया हमारे पास आए। ये कहां से आए, यहां से रीजनरेशन हुई। ये आधा प्लेनेरिया जो पीस में कट गया था वो वापिस पूरा बन के एक फुली ग्रोन जो था ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आया, और उसी तरह से मिडल और जो बिलो पोर्शन है, टेल वाला पोर्शन है, वहां से भी हमारे पास ये 3 प्लेनेरिया सामने आए। तो देखा आपने किस तरह से प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन जो है होती है, और वहां पर वो रीजनरेशन के प्रोसेस से अपने जैसे आगे इंडिविजुअल्स को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। नाउ आज की इस टॉपिक की हमारी असाइनमेंट क्या रहेगी, तो असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन आपने जो है वो देखना है कि डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपने अपने नोटबुक के ऊपर लिखना है और इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। अब दूसरी असाइनमेंट हमारे पास है, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स द डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है और उन्हें लर्न करना है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अपने नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।